हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने थ्योरी कंप्लीट कर दी आपको पी ब्लॉक एलिमेंट की, ग्रुप 15 टू ग्रुप 18। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसा वेरिएशन होता है ग्रुप 15 का, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, दैन सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, दैन एसिडिक बेसिक बिहेवियर का क्या, हाइड्राइड का क्या रिलेशन होता है। ग्रुप 16 के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी। ये इन सब चीज़ों पर थोड़ा फोकस करना। मैंने बार बार बोला है पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है 11th में भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस आएंगे वो रीजनिंग टाइप के आते हैं, थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो थ्योरी पे होल्ड होना चाहिए, पूरी बुक मेमोराइज नहीं कर सकते। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आराम से चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ थ्योरी क्वेश्चंस लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार रिवीजन आपके साथ हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारे स्क्रीन पे है, क्या है? व्हेन SO3 एब्जॉर्ब इन कंसंट्रेटेड H2SO4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है व्हेन SO3 एब्जॉर्ब इन कंसंट्रेटेड H2SO4 क्लियर, इट प्रोड्यूसेस व्हाट इट प्रोड्यूस? इट प्रोड्यूस H2H2O7। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बता दो। ओलियम बोलते हैं। बोलते हैं क्या? यस। ये कौन सा फॉर्म है? पायरो फॉर्म, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड नाम बोलते हैं इसको, बिल्कुल। What is the name of this compound? We will write here pyrosulfuric acid. This is the case. Okay sir, मैंने लिख दिया। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर अगर आपको कोई बनाने बोले तो कैसे ड्रॉ करते हो बच्चों? बिल्कुल सर, ये देखो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। SOS, ठीक है, ये OH। अच्छा, इसमें कितने हाइड्रोजन O के साथ डायरेक्टली लिंक है? 2 हाइड्रोजन। तो ये आपका डायबेसिक एसिड है, याद रखना। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डायबेसिक एसिड। कोई दिक्कत? फिर से बोल रहा हूँ, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ डायबेसिक एसिड। तो भैया क्वेश्चन कहता है व्हेन SO3 एब्जॉर्ब्स इन कंसंट्रेटेड H2SO4 इट प्रोड्यूस अ पायरो फॉर्म ऑफ एसिड। दिस इज द पायरो फॉर्म ऑफ एन एसिड। Clear? Yes. For question number 1 we can say that is B is the correct option. बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रब कर दूं? बिल्कुल सर, रब कर दीजिए। यस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? चेक दिस थिंग्स। क्वेश्चन में क्या गिवन है, थोड़ा सा वेट कर लो बच्चों। या mixture of which gas, again I am repeating, mixture of which gas produce blue liquid on cooling at -30 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है N2O3 जो होता है ना बच्चों, वो होता है ब्लू लिक्विड। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? और ये एग्जिस्ट कहाँ होता है? ऑन कूलिंग एट -30 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये N2O3 गैस बनने के लिए तुमको चाहिए क्या बच्चों? NO और NO2 का मिक्सचर चाहिए। क्या बोला? NO और NO2 का मिक्सचर चाहिए। और टेम्परेचर यहाँ पे कितना? -30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट प्रोडक्ट वी आर गेटिंग? N2 and O3, that is the product we are getting. So simple सा क्वेश्चन है, mixture of which gas produce blue liquid on cooling at -30 degree Celsius? The answer will be that is D, NO and NO2. Clear? Yes. चलो मैं उसको रब करता हूँ और बढ़ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा समझ लेना। बिल्कुल समझेंगे सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। चलो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल थ्योरी पेपर है, थ्योरी क्वेश्चंस रखा है मैंने, ज़्यादा टफ नहीं रखा, ताकि आपका थ्योरी पे कितना होल्ड है उसको भी हम देख सकें। क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फोटो रिसेप्टर इन जेरोक्स टाइप फोटोस्कोपी। फोटो रिसेप्टर आपको पता है, जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा? सेलेनियम। सेलेनियम में फोटोवोल्टिक एंड फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है, जिसके चलते इट इज़ यूज्ड एज अ फोटो रिसेप्टर इन जेरोक्स टाइप फोटोकॉपीज। क्या बोला मैंने? व्हाट इज द आंसर हियर? दैट इज सेलेनियम। SE, सेलेनियम। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? ड्यू टू
ड्यू टू द फोटोवोल्टिक एंड फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, फोटोवोल्टिक और फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के चलते सेलेनियम का यूज़ जो होता है बच्चों, वो कहाँ किया जाता है? फोटो रिसेप्टर इन जीरोक्स टाइप फोटोस्कोपी। यानी क्या बोला मैंने? फोटो रिसेप्टर इन जीरोक्स टाइप फोटोकॉपी। सो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस? 3 का बी। तो देखो जो ये सब क्वेश्चन हैं, इनमें देखो जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट्स दे दूँ, जैसे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की जितनी भी कॉमन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो याद रखना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपके आते हैं, जैसे HNO3 है, ठीक है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसी में ग्रुप 15 में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड, जैसे फॉस्फोरस में फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म देख लेना, एलोट्रोपिक फॉर्म, देन ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, देन फॉस्फोरस ऑक्साइड होता है ना P2O5, P4O10, ये आपको देखना है। फिर से बोलूँ, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस P2O5, P4O10, देन आपका फॉस्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे फॉस्फीन। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप ध्यान रखोगे तो ग्रुप 15 कवर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि सर ग्रुप 16 के बारे में बताओ, तो ग्रुप 16 में भी याद रखना कॉमन जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कॉमन फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ध्यान रखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉमन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। देन ओजोन के बारे में थोड़ा पढ़ लो, ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लो, ठीक है। देन जो इनके क्या बोलते हैं, सल्फर का प्रॉपर्टी, सल्फर के ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर का देख लो, पता है ना, H2SO4, H2SO3, H2S2O7, H2S2O8, H2SO5, ठीक है, इन सब का देख लो, ठीक है। सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लो, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, क्लियर, काम आपका हो जाएगा। तो प्रिपरेशन को रिस्ट्रिक्ट भी करो और क्रिस्पी भी कर लो, जिससे कि आपका जो है ज़्यादा आपको ये लोड ना लगे। अगर लोड लग जाएगा ना बच्चों कि काफ़ी टफ है यार, इतने सारे हैं, तो फिर क्या होगा, पढ़ने का आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान लगा के चीज़ों को समझते हुए बच्चों आगे बढ़ना है हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाऊं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इंटर हैलोजन कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म। आपको ये तो पता है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड ग्रुप 17 के एलिमेंट्स देते हैं, ठीक है। एक हैलोजन दूसरा हैलोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, जैसे IF7, BrF3, ठीक है, ICl, ICl3। अब कहता है कि कौन इसमें डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है। देखो अगर मैं ICl3 की बात करूं, देखो इस जगह पे आपको पता है यहां पे आयोडीन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी है। अब ये जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन होने की वजह से जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है। तो इन दोनों ये जो आपके लोन पेयर के रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या बोला मैंने? टू मिनिमाइज द रिपल्सन बिटवीन 2 लोन पेयर्स, to minimize the repulsion, to minimize the repulsion between the 2 lone pairs। 2 लोन पेयर्स के बीच में जो आपका है रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए
आपका क्या बोला मैंने, अगेन आई एम रिपीटिंग, टू मिनिमाइज द रिपल्सन बिटवीन द टू लोन पेयर, ये क्या करते हैं, डायमरिक फॉर्म में आ जाते हैं। तुम बोलोगे क्या सर IF3 में भी हो सकता है क्या? IF3 में क्या होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस जगह आपको डायमरिक फॉर्म में आने की जरूरत नहीं होती है। और ICl3 में जो होता है इस जगह पे डायमरिक है, ताकि जो ये रिपल्सन है इसको ये मिनिमाइज कर दे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है। इस क्वेश्चन के लिए अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द आंसर, वी विल से सर D इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, थोड़ा टिपिकल लगने लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डीप नॉलेज हो चैप्टर्स के बीच में, अगर आपको लगे कि हाँ चैप्टर्स को थोड़ा हम लोग अच्छे तरीके से मॉडिफाइड और मैनेज कर सकते हैं, तो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, टफ नहीं रहेगा आपके लिए। चलो सर, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं रब कर दूं? बिल्कुल सर, रब कर दीजिए। आगे बढ़ूं क्या? यस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलोगे? आयन प्रेजेंट इन, चलो आप यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ये सब सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इफ आई राइट हियर KIBr और Cl, ये आयन में टूटेगा, K तो मेटल है, प्लस देन IBrCl पे माइनस। ये एक्चुअली बच्चों क्या पता है, दिस इज पॉलीहैलाइड आयन। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज पॉलीहैलाइड आयन। ये आपका पॉलीहैलाइड आयन होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये फर्दर डिकम्पोज होके I माइनस, Br माइनस या Cl माइनस नहीं देगा, याद रखना। तो गलती से भी आंसर को पुटअप मत करना। अगर KIBrCl अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो ये भैया सिंपल सा लॉजिक है, किसमें बदल जाएगा, K प्लस एंड IBrCl माइनस में, यानी पॉलीहैलाइड आयन में। फिर से ये इंडिविजुअल आयन में ब्रेक डाउन नहीं होंगे। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इट्स वेरी सिंपल, K प्लस एंड IBrCl माइनस। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके लिए बिल्कुल सीधा सुंदर सा ऑप्शन है, A इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रब कर दूं? बिल्कुल सर, रब कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैंने रब कर दिया आपके कहने पे बच्चों। अब आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट। अच्छा, कोवलेंट क्रिस्टल की अगर मैं बात करता हूं तो देखो सबसे पहले आपका आता है सल्फर। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एसिड के फॉर्म में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। और ये क्या होगा बच्चों? दिस इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, ये पहला हो गया। इफ आई डिस्कस अबाउट फास्फोरस, फास्फोरस की अगर मैं बात करूं, फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो भैया ये किसके फॉर्म में रहता है बच्चों? P4 के फॉर्म में। इसका एलोट्रोपिक फॉर्म होता है भैया व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ग्रे फास्फोरस, ठीक है। तो ये जनरली किसके फॉर्म में रहता है? P4 के फॉर्म में। P4 आपका इस तरीके से तो रहता है, 1 2 3 4। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर भी तो इस तरह से होता है, तो इतना तो जानते ही होंगे। यस सर, रुको एक मिनट, 8 है ना, 8 बना दो अपना राजा की टोपी जैसी। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस 1 2 3 4, चलो देखो तो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। एसाइट का है ये S, यहाँ S, इस जगह पे S, इस जगह पे S, S S S और S, ठीक है। तो ये भैया क्या है? ये फिर से मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आपका आता है आयोडीन। आयोडीन किसके फॉर्म में रहता है? I2 के फॉर्म में, I2 के फॉर्म में। और ये भी आपका क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड ही तो है, इनमें कोई बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर तो है नहीं। हाँ, अब आपके पास आता है सिलिकन। आपको पता है सिलिकन कौन सा एग्जाम्पल है? सॉलिड स्टेट में भी पढ़ाया था,
कोवेलेंट और इसी को बोला जाता है नेटवर्क सॉलिड। डायमंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कोवेलेंट और जॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, और कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट। द सिंपल एक्सप्लेनेशन, सर सिलिकॉन एग्जिस्ट एट कोवेलेंट क्रिस्टल। क्लियर? तो क्या होगा इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? वी विल से दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलो, क्या मैं रब कर दूं? बिल्कुल सर, रब कर दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो, अगर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो बच्चों आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सेगमेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला, ओजोन इज वायलेट ब्लैक इन सॉलिड स्टेट। बिल्कुल हमें पता है ओजोन क्या है, वायलेट ब्लैक होता है। ओजोन इज डायमैग्नेटिक गैस, ये भी बता चुका हूं। OnCl- and On- आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चेक करके देखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, OnCl एंड ONO- की मैं बात करता हूं। चलो, OnCl, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 6, नाइट्रोजन के कितने हैं? 5, और क्लोरीन के कितने हैं? 7, 7, 5, 12, 12 और 6 कितने होंगे? 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद O की बारे में बात करूं तो यहाँ है 6, नाइट्रोजन का है 5, ऑक्सीजन का है 6 और एक माइनस का मतलब प्लस, यानी फिर से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हैं, यानी ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, नहीं है। तो यानी यहां कहता है OnCl On- आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, गलत है। यानी यही स्टेटमेंट जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है O3 मॉलिक्यूल इज बेंट। सबको पता है O3 ऑक्सीजन, ओजोन का स्ट्रक्चर तो इसी तरीके से तो होता है, बिल्कुल। इस जगह पे अगर डबल बॉन्ड है, देखो ये तो कोऑर्डिनेट लिंकेज है। दूसरा जनरेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इस जगह पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इस जगह पे आपका डबल बॉन्ड, और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो इस तरीके से होगा, O। Am I right here? Yes sir, you are absolutely right. तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट था? सी। यानी हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो, अब अगर ग्रुप 17 के बारे में आपसे कोई पूछे कि ग्रुप 17 में क्या पढ़ना है, तो देखो ग्रुप 17 में जितनी भी कॉमन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर रहा हूँ। कॉमन जो आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। उसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह आते हैं, कौन एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट नहीं करता वो। फिर ऑक्सो एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो देख लेना, जैसे HOCl होता है ना, ठीक है, HOClO देन HOClO2, इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का बिहेवियर है वो देख लेना। फिर इनके बीच में कंपैरिजन देख लेना। फिर हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है ना, इनके बीच में कंपैरिजन, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इन सब का देख लेना। देन क्लोरीन का जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन देख लेना। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं, प्रिपरेशन आपको देख लेना है। देन कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके क्लोरीन के हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपके क्लोरीन के हैं वो आप पढ़ लेना। आपका काम ऑलमोस्ट हो चुका होगा अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं। उसके बाद आता है बच्चा आपका ग्रुप 18। ग्रुप 18 में देखो मेन जो इसमें आता है ना, जेनन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेना। जेनन कंपाउंड्स, अगर जेनन कंपाउंड्स के बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। उसमें स्ट्रक्चर आएगा ना, XeO3, XeOF4,
है ना। ये सब कंपाउंड के बारे में पढ़ लेना, XeF2, XeF2, जेनन क्यों कंपाउंड बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इनको आपने पढ़ लिया तो आपका काम इजीली बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है, रब कर दूं, बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा समझ लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोरेसेंस। ये तो बिल्कुल थ्योरी है, आपको पता है व्हाइट फास्फोरस रात में भी ग्लो करता है, नाइट में भी, अंधेरे में भी, डार्क में भी। तो फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी किसके पास होगी बच्चों, व्हाइट फास्फोरस के पास। ये तो एकदम थ्योरी पेपर है, थ्योरी क्वेश्चन था कि 8 का जो होगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी। क्वेश्चन नंबर 8, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाह जी सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत, इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ मैंने नहीं लिए हैं ताकि प्रैक्टिसिंग। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस बार डाल दिए मैंने। कहता है द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइपोहेलोअस एसिड एंड हाइड्रोहेलिक एसिड इज रिवर्स। बिल्कुल आपको पता है, अगर मैं लिखूं HI और HOI और लिखूं HBr, उसके बाद लिखूं HOBr, उसके बाद लिखूं HCl और लिखूं HOCl, उसके बाद लिखूं HF और लिखूं HOF। देखो ये ऊपर वाला क्या है, हाइड्रोहेलिक एसिड, ये क्या है आपका हाइड्रोहेलिक एसिड और हाइपोहेलोअस एसिड। तो इन दोनों का ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको पता है अगर मैं हाइपोहेलोअस एसिड की बात करूं तो ये इस तरह से होता है ना बच्चों, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोआयोडिक एसिड, देन क्या बोलते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन फ्लोरिक एसिड। ये जो ऑर्डर है आपका, अगर हाइड्रोआयोडिक एसिड की मैं बात करूं तो आप जानते हो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है और हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी यानी एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो हाइड्रोआयोडिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का ऑर्डर ये होगा। देन हाइपोहेलोअस एसिड की अगर मैं बात करूं, इस जगह पे क्या होता है, OH होता है। ऑर्डर क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है। क्या मैंने थ्योरी में इस चीज को बताया था? बिल्कुल सर। क्यों होता है वो भी बताया था, बिल्कुल सर। तो जो इसका स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, स्टेटमेंट 2, फॉर हाइपोहेलोअस एसिड बॉन्ड एनर्जी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा, बॉन्ड एनर्जी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। यस सर, बिल्कुल सही कह रहा है। बट फॉर हाइड्रोहेलिक एसिड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। मैं बोलूंगा यहां थोड़ा कंसर्न करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, साइज पे डिपेंड करता है। एक्चुअली साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है इसलिए बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बेटर एक्सप्लेनेशन होता है साइज। यानी स्टेटमेंट 1 तो कंप्लीटली सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है इस जगह पे गलत हो गया। तो इसके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो सी ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हम सीधा कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सी करेक्ट ऑप्शन है। यस सर, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रब करूं? यस सर, रब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है SO2 एंड H2S कैन बी डिस्टिंग्विश बाय लाइम वाटर। कहता है SO2 और H2S कैन बी डिस्टिंग्विश बाय लाइम वाटर। अच्छा, लाइम वाटर क्या होता है जल्दी बता दो। CaO प्लस H2O यानी CaOH होल ट्वाइस, और H2S भी हमने क्या लिख दिया, CaOH होल ट्वाइस। SO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस आपका दे देगा बच्चा CaSO3, लेकिन H2S जो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, दिस इज नो रिएक्शन। क्या बोला मैंने, देयर इज नो रिएक्शन। तो यानी लाइम वाटर के ट्रीटमेंट से हम बता सकते हैं अगर रिएक्शन हो गया तो SO2, अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो H2S। यानी स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। दूसरा, SO2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है SO2 में सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, यानी ये अपना
ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक भी ले जा सकता है और ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -2 पे भी ले जा सकता है। अगर ऊपर की तरफ ले गया तो कौन सा एजेंट बच्चा? रेड्यूसिंग एजेंट। और अगर नीचे की तरफ ले गया तो कौन सा एजेंट बच्चा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत नहीं, यानी SO2 करता है। अब H2S में पूछा है कि H2S करता है क्या? लिखते हैं H2S कहता है कि H2S ओनली रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि सल्फर इसमें -2 में है, -2 से नीचे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, बाकी हमेशा ये आगे की तरफ बढ़ेगा। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है देन द सब्सटेंस एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो बोलो स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 भी सही, लेकिन दोनों के बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। तो ये मत लिख देना स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इससे उसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो यहां सीधा लिखेंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। एक्सप्लेनेशन तो इसमें है ही नहीं, लिंक नहीं है, वो दोनों अपने आप में सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर हो गया बच्चा? क्वेश्चन नंबर 10 का सर आंसर हो गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ज्यादा टफ मैंने क्वेश्चन तो लिए नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लिए हैं। एडवांस में थोड़ा सा मैं उसको मोड को थोड़ा हाई कर दूंगा, बट अदरवाइज जो क्वेश्चन का मोड है वो बिल्कुल सिंपल है। आप अगर ध्यान से करोगे तो क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो बच्चों मेरे एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। हमारे मिजो की वेबसाइट में आके अपने डाउट क्लियरिंग सेशन में क्वेश्चन आप दे देना, आपका जितना भी डाउट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलो मेहनत करो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।